This call is now being recorded. हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 जो आपका बताता है नागरिकता के संबंध में। तो जो आपका जो नागरिकता वाला अध्याय है या जो भारतीय जो संविधान है, इसके भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उपबंधों को रखा गया है। तो एक इसका मैं आपको एक सामान्य परिचय दे देता हूं कि नागरिकता के संबंध में इसमें जो अनुच्छेद 5 से लेकर आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में इन चीजों को बताया गया है। 5 में इसके संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से लेकर संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किए जाने के संबंध में है। तो जो अध्याय आप जो ये भाग 2 है नागरिकता, इसके संबंध में जानने के पहले इसके उपबंधों को जानने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नागरिकता होती क्या है। तो देखिए, नागरिकता क्या है कि नागरिकता एक ऐसी अनुभूति होती है कि किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है उसके लिए नागरिकता का, उसके गरिमा का, उसके गौरव का वो प्रतीक होता है। किसी देश का नागरिक होना उसके लिए गौरव की बात होती है। जैसे भारत का नागरिक होना अर्थात आप भारतीय होना। अब जब कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो आप क्या है, भारत की जितनी भी यहाँ इसकी जो जितनी भी इसकी उपलब्धियां हैं और जितने भी यहाँ पे विविधताएं हैं और जितनी भी इसकी विशेषताएं, उन सारी चीजों को आप धारित करते हुए कहते हो कि हाँ हम भारतीय हैं। तो इसी प्रकार जो देखिए कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी ना किसी देश का नागरिक होना पसंद करता है। और अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो उसके साथ आपको क्या है, नागरिक होने के अपने फायदे होते हैं या एक नागरिक होने के आपको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं और मुक्तियां भी मिलती है। आप जैसे हम जो बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता की, तो आपको भारतीय नागरिक होने की क्या नागरिक होने के क्या अधिकार हैं, क्या विशेषाधिकार है, क्या आपको उन्मुक्तियां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है कि एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के लिए आपको भारत की नागरिकता धारण करने का क्या महत्व है। तो इसके संबंध में देखिए कि जब आप कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक होता है तो उसको कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं जो केवल भारतीय नागरिक को मिले हैं। ठीक है, तो जो नागरिक है उसको कई प्रकार के अधिकार मिले हैं, कई प्रकार के विशेषाधिकार मिले हैं और कई प्रकार की उसको उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। तो देखते हैं हम भारत का जो भारत है, यहाँ पे के जो नागरिक है, जो भारतीय नागरिकता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनको किस प्रकार के अधिकार, विशेषाधिकार और मुक्तियां प्राप्त है। तो जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें आप इन चीजों को देखते जाइएगा। तो जो अनुच्छेद 15 है या आर्टिकल 15, ये आपका क्या कहता है कि मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाना। तो जो अनुच्छेद 15 है वह बताता है आपका कि आपका मूल वंश के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे, आपके लिंग के आधार पे, आपके जन्म स्थान के आधार पे जो नागरिक होंगे उनके साथ चाहे राज्य या कोई व्यक्ति कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये आपको क्या है, अधिकार है। इसके अधिकार के तौर पे आपको बिना भेदभाव के सारी चीजों में समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है। फिर उसी तरह जब हम आगे देखते हैं तो अनुच्छेद होता है, एक होता है अनुच्छेद 16 जो आपका बताता है राजकीय सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार या लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में। तो आप अगर भारत के नागरिक हो तो केवल आपको नागरिकता के आधार पे ही भारत के जो विभिन्न जो सिविल सर्विसेज होते हैं या राजकीय सेवाएं होती है उसमें आपको नियुक्ति की पात्रता आपकी बनती है। साथ ही साथ उसमें आपको बिना आपको मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करते हुए आपको समानता का अधिकार दिया जाता है। तो जो भारत का नागरिक होता है वही केवल क्या है, लोक नियोजन में या लोक सेवाओं में आने के लिए पात्र होता है। फिर उसी तरह देखते हैं कि जब हम देखते हैं आर्टिकल 19 जो एक नागरिक को अधिकार देता है। तो आर्टिकल 19 कहता है कि भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, अर्थात आप यहाँ के नागरिक है तो आपको कुछ विशेषाधिकार के तौर पे है। तो ये आपकी जो अधिकार को, तो ये उन स्वतंत्रताओं के बारे में बताया है, ये उन स्वतंत्रताओं के बारे में बताया है कि आपको भारत का नागरिक होने के नाते क्या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको बोलने का अधिकार है, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं हम बोलने का अधिकार। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो,
ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ निर्बंधन है जिसकी चर्चा हम बाद में जब अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। तो उसमें बताया गया है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, आपको सभा बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी आने जाने की या संचरण भी बोला जाता है कि आप आसानी से किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या मिला हुआ है, आवास, कहीं भी निवास करने का या अपना आवास स्थान बनाने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर जो अनुच्छेद 19 वन आर्टिकल 19 वन जी के तहत जो मिला है आपको 19 वन जी, वो कहता है आपको कारोबार, व्यापार, वृत्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कि आप अगर भारत के नागरिक हो तो आपको कारोबार, व्यापार, वृत्ति या कोई भी उपजीविका जिससे आपके अपना जीवन यापन कर सकते हैं या जीविका उपार्जन कर सकते हैं, उस चीजों को क्या कर सकते हो, आप अपना सकते हो। तो ये आपको क्या है, एक अधिकार के तौर पे है, तो अनुच्छेद 19 में जो बताया गया। फिर आपको यहाँ पे जो अनुच्छेद 29 और 30, इसमें आपका बताया गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में कि आपको अपने धर्म को मानने की, अपने अपने इच्छा अनुसार धर्मों को स्वीकारने की, उसके प्रचार प्रसार करने की, साथ ही साथ आपको शिक्षा ग्रहण करने की, ये सारे अधिकार आपको नागरिक होने के नाते भारत में प्रदान किए गए हैं इस भारतीय संविधान के अंतर्गत। फिर आपको जो इसके बाद देखा जाता है 326 अनुच्छेद, जो 326 है वो यहाँ पे केवल और केवल जो भारत के जो मूल निवासी हैं या भारत के जो नागरिक हैं उनको ही ये अधिकार देता है। तो ये 326 अनुच्छेद 326 में आपको बताया गया वयस्क मताधिकार के संबंध में। तो ये आपको मताधिकार की शक्ति देता है जिससे आप क्या 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं तो आप यहाँ क्या है, जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें अपना मत दे सकते हैं। फिर आपका है जो 84 अनुच्छेद जो 84 है और 173, ठीक, ये तो जो अनुच्छेद है इसके तहत आपको संसद और विधान मंडलों में निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 326 के तहत आपको मत देने का अधिकार दिया गया। 84 और 173 के तहत आपको संसद और जो विधान मंडल होते हैं उनमें उम्मीदवारी लड़ने के लिए और आप उसमें निर्वाचित होने का आपको यह अधिकार प्रदान किया गया। तो वो केवल भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये अधिकार दिए गए। साथ ही साथ जो यहाँ के जो विशेषाधिकार के तौर पर देख सकते हैं कि जो भारत के जो सर्वोच्च पद होते हैं, जैसे आपका जो सर्वोच्च पद होता है भारत का, राष्ट्रपति होना, उपराष्ट्रपति होना, फिर न्यायालय के न्यायपालिका में देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर आपके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, फिर राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे जो पद होते हैं, तो इन पदों में जो आप केवल जब भारत के नागरिक होंगे तभी आप इन पदों को पाने के लिए इनके लिए इसकी पात्रता आपके पास होगी। तो जो आपका ये अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 326, 84, 173, इनके माध्यम से क्या है, आपको भारत के नागरिक होने के तौर पे एक विशेषाधिकार मिले हैं, मूल अधिकार मिले हैं और उन्मुक्तियां मिली है जिसका आप प्रयोग करते हैं। तो भारत के नागरिक होने के आपको इतने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। सर? हाँ सर, वो डिस्प्ले में लगा दीजिएगा सर, है ना। तो देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो किसी भी राज्य के जब गठन होता है तो उसमें राज्य की नागरिकता, मतलब वहां के नागरिक जो हैं वो कैसे बने, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भारतीय संविधान में क्या है, भाग 2 रखा गया था, नागरिकता, जो उपबंध करता है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अब देखिए, जो नागरिकता से संबंधित समस्याएं हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं कि अभी जो मतलब जो राज्य वर्तमान में राज्य क्षेत्र में आता है उन सभी लोगों के लिए नागरिकता की क्या व्यवस्था की जाए। पाकिस्तान से, जैसे यहाँ से जो है पाकिस्तान जो था, जैसे पाकिस्तान एरिया और जो बांग्लादेश वाला एरिया था, वो वहां से अगर कोई लोग आते हैं जो वहां रहते हैं और वो अगर भारत आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। और तीसरी चीज है कि अगर यहाँ से कुछ
कुछ लोग अगर पाकिस्तान को जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो भारत में आता था, भारत के अंतर्गत आता था, तो उसमें वो सम्मिलित था। तो यहाँ से जो लोग पाकिस्तान को जा रहे हैं उनके लिए नागरिकता का क्या उपबंध किया जाए। और दूसरी चीज है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है या भारत में जो इंक्लूड था 1935 में, उस समय उससे उस क्षेत्र से बाहर अगर कोई व्यक्ति है और वो अगर भारतीय मूल का है, भारतीय उद्भव का है, या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी जो है वो अगर भारतीय मूल के हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। और उसके बाद अगर कोई भारतीय नागरिक जो है, जो भारत में भारत का नागरिक कहा जाता था उस समय भारत शासन अधिनियम के तहत, है ना, और या फिर संविधान लागू होने के बाद अगर कोई भारत का नागरिक बनता है और वो उसके बाद अपनी इच्छा से अगर किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है, तो उसके नागरिकता से संबंधित उपबंधों का क्या किया जाना चाहिए। फिर अब ये सब चीजें होने के बाद क्या है कि नागरिकता के लिए एक विधि निर्माण की भी आवश्यकता थी। इस पे विचार विमर्श करना था और इस विधि के विनियमन की शक्ति किसको प्रदान की जाए, इस समस्या का निवारण करना था। तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए जो भाग 2 है, तो आप इतनी समस्याओं को देखेंगे अगर और इनके बारे में अगर विचार करेंगे तो उनका समाधान आपको मिलेगा भारत के संविधान के भाग 2 में, जिसका शीर्षक है नागरिकता। तो विस्तृत रूप से अब देखते हैं कि जो संवैधानिक उपबंध है वो क्या कहते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 5 जो है, तो अनुच्छेद 5 जो है वो ये बताता है कि जब हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा था या भारत का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो इस राज्य क्षेत्र में जो अब का जो भारत बनने वाला था, उस राज्य क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में क्या उपबंध किया जाए। तो उस समस्या का समाधान जो है वो आपको अनुच्छेद 5 में मिलेगा। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो इसका संवैधानिक उपबंध देखेंगे तो देखिए कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, तो एक्चुअल में देखिए अधिवास और नागरिकता से संबंधित हमारे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर हैं जो बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे लिंक में, तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिवास है और, तो यहाँ पे देखिए कि जो क है वो बोलता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। और तीसरा है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक होगा। तो अधिवासी होना, नागरिक होना और निवासी होना, इन सभी पदों को विस्तृत रूप से उस वीडियो लेक्चर में समझाया गया है। तो अब ये देखिए कि अब ये जो समस्या थी कि यहाँ जो रह रहे हैं, तो 5 वर्ष पूर्व से जो रह रहे हैं, मामूली तौर पे भारत में निवास कर रहे हैं, उनकी नागरिकता के लिए जिनके माता या पिता जो थे वो अगर भारत में जन्मे हुए हैं, ठीक है, और जो क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्वाधीनता प्राप्ति के समय जो निवास कर रहे थे या उनका जो जन्म हुआ है, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, तो उन सभी लोगों के लिए संविधान के प्रारंभ पर से ही उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस बारे में उपबंध करता है अनुच्छेद 5। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अनुच्छेद 6 जो है, तो अनुच्छेद 6 अब देखिए कि भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान, मतलब जो अलग था, तो भारत शासन अधिनियम जो था, तो उसमें आप देखिए कि वो भारत का ही पहले भाग था। और इधर बंगाल वाला जो अभी देखिएगा और ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान वाली बात देखिएगा, तो ये भी क्या था, पहले भारत का ही अंग था। तो अब यहाँ पे है कि अगर उस राज्य क्षेत्र से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत को आता है, भारत में अगर वो आए, क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता थी कि जिसको जिस क्षेत्र में जाना है वो जा सकता है, स्वतंत्र है ऐसे करके। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान कहा जाता था उस समय, वहां से अगर भारत को आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या नागरिकता के उपबंध किए जाए। तो इस समस्या का जो निवारण है आपको मिलेगा अनुच्छेद 6 में, जो बताता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवर्जन किया है,
इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाए। और जो शर्तें हैं वो देखिए कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम जो था वो संविधान के बनने से पूर्व सभी आवश्यक उपांतरणों के साथ संविधान के रूप में लागू था। तो इस जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत परिभाषित था, तो वहां उस राज्य क्षेत्र में अगर इनका जन्म हुआ हो या उनके पिता का, माता का, पितामह का या फिर मातामही का अगर जन्म हुआ होगा तो वो समझे जाएंगे, और अगर वो पाकिस्तान से भारत को आते हैं। उसके बाद ख देखिए कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तो ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह अपने प्रवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, तो इस जो डेट दिया हुआ है आपको 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आता है पाकिस्तान से भारत और मामूली तौर से निवासी कर रहा है। दूसरी चीज है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। ठीक है, तो ये 19 जुलाई 1948 के बाद वाली बात। फिर परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो ये कंडीशन है 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये 6 मास की अवधि जो है उसमें लगातार आपको यहाँ क्या रहना है, निवासी रहना है। तो ये था कि पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन मतलब पाकिस्तान से आने वाले जो व्यक्ति हैं भारत को, उनके लिए नागरिकता का उपबंध है। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 7। तो यहीं पे परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है कि पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से जो पाकिस्तान को चले गए हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में क्या उपबंध किया गया। तो इसका समाधान आपको मिलेगा अनुच्छेद 7 में, जो ये बताता है कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 5 में ये बताया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है प्रवर्जन किया है, तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो 1 मार्च डेट याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु वाला खंड है यहाँ पे, इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 2 के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है। तो यहाँ पे डेट याद रखिएगा कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई जाता है और कोई ऐसी विधि है जो उपबंध करती है कि वो वापस आता है और उस अधीन मतलब उस विधि के अधीन वो प्रक्रियाएं पूरी करता है, तो क्या समझा जाएगा कि अनुच्छेद 6 के खंड ख
है ना, के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद यहाँ भारत को प्रवर्जन किया है। तो ये था कि पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया। अब उसके बाद देखिए आप कि अनुच्छेद 8 जो है, वो अनुच्छेद 8 जो है वो बताता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब समस्या ये है कि भारत के बाहर जो रह रहे हैं लोग, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय उद्भव के हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो अब भारतीय मूल या भारतीय उद्भव के लोग कौन होंगे, इनको परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोलता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, तो जो शर्तें अनुच्छेद 5 में दी गई है उसमें होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो जिसके माता या पिता में से कोई, माता या पिता अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप में या यथा यदि अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, ठीक है, तो वो उसके माता पिता, है ना, या फिर उसके दादा दादी, नाना या नानी में से कोई भी अगर भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर, तो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर किसी देश में, ठीक है, मामूली तौर पर रह रहा है, मतलब उसका आशय वहां पे स्थायी निवास करने का नहीं है, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से अपने द्वारा इस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या फिर कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस चाक किए जाने वाले ऐसे राजनयिक कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया। तो इस प्रयोजन के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसके द्वारा अगर वो नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता है, मतलब ये है कि अगर वो ऊपर वाली जो शर्तें हमने पढ़ी है ना, उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा है और अगर वो मामूली तौर से किसी दूसरे राष्ट्र में रह रहा है और अगर वो आवेदन करता है और ऐसे प्रतिनिधि द्वारा उसको रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता है तो वो भारत का नागरिक समझा जाए। तो ये था अनुच्छेद 8। अब देखें कि अनुच्छेद 9 क्या बोलता है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अगर किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित लेता है तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़े। तो अनुच्छेद 9 ये बताता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न हो। तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो इन सभी आधारों पे याद रखिएगा जो आधार है वो क्या है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 7 में क्या दिया हुआ है कि पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाला, भारत राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाला, ठीक है। तो अब इनका तो नागरिक, तो इस अनुच्छेद को ये कवर नहीं करेगा, बाकी 5, 6 और 8 जो है उनको कवर करेगा। तो उनके अंतर्गत वो नागरिक नहीं समझा जाएगा भारत का। तो स्वेच्छा से अगर आप किसी राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर लेते हो तो भारत के नागरिक नहीं होगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 10 है, वो ये बताता है कि अब यहाँ पे परेशानी ये थी कि हमको विधि का निर्माण करना है, ठीक है। तो उसके लिए उपबंध किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो उपबंध जो है संवैधानिक, सर स्लाइड में आर्टिकल 10, तो नागरिकता जो अनुच्छेद 10 है वो ये बोलता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो प्रत्येक व्यक्ति, संवैधानिक उपबंध ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई
जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। तो यहाँ पे यह है कि विधि निर्माण होगा संसद के द्वारा, ठीक है, और उस विधि में जो उपबंध दिए रहेंगे उनके अधीन जो है वो भारत का नागरिक बना रहेगा। अब उसके बाद देखिए, इस भाग का जो नागरिकता से संबंधित है इसका अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, जो ये बताता है कि विधि निर्माण है तो उसके विनियमन की शक्ति किसको दी जाए। तो विधि निर्माण जो होगा वो संसद द्वारा होगा, तो अधिनियमन विनियमन जो है उसकी शक्ति भी संसद के पास होगी। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो किसी राज्य की नागरिकता है तो उस नागरिकता के जो अधिकार है उससे संबंधित विधि है उसको रेगुलेट करने का जो पावर दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। तो इसी का उपबंध जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात, ठीक है, तो जो आपको पहले बताए जा चुके हैं जो उपबंध जो नागरिकता के अर्जन से संबंधित है या फिर उसकी समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब ये अनुच्छेद 11 जो है वो आपको ये बताता है कि अनुच्छेद 5 से लेके 10 तक जो भी उपबंध है वो संसद को उनके मतलब आपका नागरिकता का अर्जन कैसे किया जाएगा, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी या नागरिकता से संबंधित जितने भी विषय हैं उसके संबंध में विधि निर्माण करने के लिए उसकी जो शक्ति है उस शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेंगे। मतलब एज अ रिस्ट्रिक्शन या निर्बंधन नहीं होंगे। तो 5 से लेकर 10 तक जो है वो संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेंगे। मतलब संसद के पास यह शक्ति होगी कि वो नागरिकता से अर्जन, ठीक है, नागरिकता के अर्जन उसकी समाप्ति या फिर नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर जो है विधि का निर्माण कर सकेगी ऐसे कर। तो ये था आपका संवैधानिक उपबंध जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और इसको याद रखिएगा। और थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि 5 से 11 तक जो है उन अनुच्छेदों को याद कैसे रखा जाए। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि एक मैप बनाइए, ठीक है। अब वहां पे देखिए कि सबसे पहले तो जो यहाँ लोग हैं उनकी नागरिकता के संबंध उपबंध करना पड़ेगा। तो उस है ना, तो उसके लिए क्या है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता तो जो आपके उस सर्कल के अंदर में आएंगे उनको आप दे सकते हैं। उसके बाद उस सर्कल से बाहर, है ना, अब उसके बाद क्या है कि उस सर्कल के बाहर से मतलब जो क्या था कि इंडिया का जो पार्ट पहले था भारत शासन अधिनियम में, तो उससे जो पाकिस्तान वाला पार्ट था तो उस पाकिस्तान वाले पार्ट से क्या करते कि कुछ लोग जो भारत आएंगे विभाजन के दौरान तो उनके लिए 6 में प्रबंध किया गया है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि 7 में ये बताया गया है कि अब जो कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग यहाँ से जाएंगे भी, तो उनका जो प्रबंध उपबंध किया गया है वो 7 में किया गया है। तो ये इस प्रकार क्या हुआ कि 5 में जो लोग यहाँ हैं, 6 में वो लोग जो बाहर से आएंगे मतलब पाकिस्तान से आएंगे और 7 में वो लोग जो यहाँ से बाहर जाएंगे पाकिस्तान को जाएंगे। उसके बाद ये है कि 8 में ये है कि अब क्या है कि मूल जो भारत के मूल जो हैं उद्भव के उनके लिए भी नागरिकता को उपबंध करना है, लेकिन वो अस्थायी तौर पे कहाँ रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए हो गया। अब उसके बाद 9 में जो है, 9 में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो स्वेच्छा से क्या करते हैं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो उनका नागरिक नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद 10 में ये बताया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो जो विधि बनाएगी संसद उसके बावजूद भी क्या है ये जो उपबंध है वो लागू रहेंगे और उनकी नागरिकता रहेगी। 10 में ये बताया गया है और अनुच्छेद 11 में ये बताया गया है कि जो संसद है उसको नागरिकता से संबंधित सभी जो अर्जन है, समाप्ति है या फिर उनसे संबंधित संसद जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित जो विधियां हैं उनका निर्माण करने की संसद की शक्ति होगी। और ये उपबंध दिए गए हैं जो पूर्वगामी उपबंध है मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक, वो इन शक्ति का अल्पीकरण, संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि आप अनुच्छेद 11 जो है उसके अंतर्गत संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, जिसमें आपको
उसमें नागरिकता के तरीके हैं, समाप्ति के तरीके वगैरह बताए गए हैं। ये आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा और इससे संबंधित डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें मैं इस संदर्भ में बस ये बताना चाहूंगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, वो ये था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ये इसमें नागरिकता अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया था और इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि विदेशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना था। मतलब जैसे हमारे यहाँ एकल नागरिकता बोलते, तो एकल नागरिकता के संबंध में ये बात है कि राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, वो केवल भारत देश का नागरिक होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हैं जो भारत के नागरिक हैं और कुछ विदेशी राज्यों में रह रहे हैं, तो उनको वहां की नागरिकता होते हुए भी यहाँ के भी नागरिकता दी जाएगी ऐसे करके। तो विदेशी नागरिक की परिभाषा के लिए धारा 2 जो था, उसमें आपका खंड ई जो जोड़ा गया और ये कहा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो यहाँ पे क्या है कि जो जन्म से भारतीय नागरिक है और इन देशों में रहता है, उनको विदेशी नागरिक समझा जाएगा और वो विदेशी नागरिक के रूप में भारत में पंजीकृत होंगे। तो ये उपबंध किया गया था और व्यापक रूप से संशोधन भी किया गया था। और इसी संदर्भ में आपको जो 2019 का है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, उसमें यह बताया गया था कि जो उपबंध किया गया था वो ये है कि कुछ विशेष वर्ग हैं जिसमें मुस्लिम को छोड़ के, सर वो स्लाइड लगाइएगा 2019 वाला। तो इसमें यही था कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, हमारे जो पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, सिख है, पारसी है, यहूदी है, हिंदू हैं, इन पे अगर धर्म के आधार पे अगर कोई अत्याचार होता है तो उनको भारत की नागरिकता जो है वो दी जाएगी। और इनके लिए जो 14 वर्ष के स्थान पे था वो समय कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इस प्रकार का उपबंध किया गया था। और इसी संदर्भ में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में यह है कि संसद को ऐसी विधि बनाने का अधिकार है जो अनागरिकों में विभेद कर सकता है नागरिकता के अधिकार के। तो संसद ने अपनी शक्ति के प्राधिकार से ही इस विधि का निर्माण किया है, जो संप्रभुता की दृष्टि से संसद की शक्ति के अंतर्गत ही निर्माण किया गया है। तो विधि जो बन चुकी है उसका विरोध व्यर्थ है, क्योंकि एक ज्यूरिस्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपको किसी राष्ट्र की विधि पसंद नहीं आती है तो आप 2 काम कर सकते हैं। तो या तो आप अथक प्रयास करके सरकार बनाइए और उस विधि को बदल दीजिए, अन्यथा आप उस राष्ट्र का त्याग कर दीजिए। तो विरोध करना, तो विधि का विरोध करना, आप जानते हैं कि विधि की भूल जो है वो क्षम्य नहीं है, और तो विधि का विरोध करना भी उचित नहीं होगा। और यहाँ पे आप ये चीज आप जब गहन अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि संसद ने अपनी शक्ति प्राधिकार के अंतर्गत ही विधि का निर्माण किया है। और आपको आप जब डिटेल्ड वाले लेक्चर में जाएंगे इस नागरिकता के जो हमने बनाया है, उसमें आप केसेस वगैरह भी, रेफरेंस वगैरह भी देख सकेंगे कि जहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो विधि, इस प्रकार की विधि, मतलब विभेदीकरण वाली जो विधि है, उसका संसद जो है अनागरिकों के लिए विभेदीकरण की विधि बना सकती है। तो इस प्रकार ये जो आपका भाग 2 नागरिकता का है वो समाप्त होता है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बच्चे पूछ सकते हैं।